हेलो गाइस, माय नेम इज़ शेब। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले बिहाइव बुक का, जिसका नाम है माय चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपना। इस चैप्टर में हमें एपीजे अब्दुल कलाम के बचपना के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं सन 2002 से 2007 के बीच में। तो चलिए हम लोग ये जो चैप्टर है इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, I was born into a middle class Tamil family in the island town of रामेश्वरम in the erstwhile मद्रास स्टेट। एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, वो भी रामेश्वरम एक आइलैंड टाउन में, जो कि मद्रास स्टेट के पास है। माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। ये कहते हैं कि मेरे जो फादर थे उनका नाम है जैनुलाब्दीन, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के फादर ना ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे वाले, लेकिन ये सब डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी इनके फादर के अंदर है ना तो ग्रेट इनेट विजडम देखने के लिए मिलते हैं। इनेट का मतलब होता है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि इंसान के अंदर बाय बर्थ होता है, यानी कि बाय बर्थ यानी कि जन्म से उसके पास जो कैरेक्टर रहता है उसको हम लोग इनेट कहते हैं। विजडम का मतलब होता है इंटेलिजेंस, यानी कि इनके पिताजी बाय बर्थ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उनके अंदर ट्रू जेनरसिटी था स्पिरिट का, यानी कि ट्रू जेनरसिटी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों के स्वार्थ के बारे में भी सोचे, बस अपने ही स्वार्थ के बारे में नहीं सोचे। यानी कि इनके जो पिताजी जो थे वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे हमेशा से और बहुत अच्छे इंसान थे दिल के। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और इनके पिताजी की एक आइडियल हेल्पमेट थी जो कि खुद इनकी माँ थी, जिनका नाम था आशी अम्मा। तो जैनुलाब्दीन एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम है और इनकी माँ का नाम है आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे, बट आई एम quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। अब इनकी माँ का कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी माँ के अंदर एक आदत था, हैबिट था इनका, कि हमेशा बाहर से लोगों को बुला करके घर में खाना खिलाया करती थी। एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं याद है एपीजे अब्दुल कलाम को कि इनकी माँ जो है वो एग्जैक्ट कितने लोगों को हर दिन बाहर से बुला करके खाना खिलाया करती थी, लेकिन इनके घर में जितने भी मेंबर्स थे हमेशा उससे ज़्यादा ही मेंबर्स बाहर से आकर के खाना खाया करते थे। तो यहाँ पर आपको एपीजे अब्दुल कलाम के पेरेंट्स के बारे में पता चला होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे चिल्ड्रन में से एक था, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत सारे भाई बहन थे, उनमें में से ये भी एक थे। ए शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा ये लड़का थे, विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश लुक्स, और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खास नहीं थे, बहुत ज़्यादा ये अच्छे नहीं थे, हैंडसम नहीं थे ये। बर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, बल्कि अगर इनके पेरेंट्स के बारे में बात किया जाए तो इनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे और वो लोग टॉल थे, लेकिन वो ना ही टॉल थे ना ही हैंडसम थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, तो ये बताते हैं कि हम लोग अपने दादाजी के घर में रहते थे, ये लोग अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मिडिल में बनाया गया होगा। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और वो सच में बहुत बड़ा सा पक्का हाउस था वो। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक्स का बना हुआ था। इनके एंसेस्ट्रल हाउस यानी कि इनके दादाजी का घर ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, यानी कि रामेश्वरम के मॉस्क्यू स्ट्रीट में, यानी कि मस्जिद वाली गली में इनके एंसेस्ट्रल हाउस था, इनके दादाजी का घर था। माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, एक ऐसा इंसान जो सिंपल और स्ट्रिक्ट हो। इनके फादर जो थे वो सिंपल और स्ट्रिक्ट इंसान थे। यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, तो इनके पिताजी हमेशा अवॉइड किया करते थे, मना किया करते थे जितने भी इन एसेंशियल कम्फर्ट्स और लग्जरीज थे, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ का ज़रूरत नहीं रहता था वो चीज़ इन लोगों को ले करके नहीं दिया करते थे और उस चीज़ को अवॉइड भी किया करते थे। हाउएवर, लेकिन इसके बावजूद भी ऑल नेसेसिटीज़ वे प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, लेकिन जितने भी ज़रूरी का चीज़ था तो हमेशा इनके पिताजी जो है वो इन लोगों को प्रोवाइड करवाया करते थे, चाहे वो फूड के बारे में बात किया जाए, मेडिसिन के बारे में या फिर क्लोथ्स के बारे में, यानी कि जितने भी इन एसेंशियल चीज़ थे तो इनके पिताजी हमेशा अवॉइड किया करते थे, और जितने भी नेसेसरी चीज़ थे जो कि एक इंसान को चाहिए अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो या फिर क्लोथ्स हो, तो वो हमेशा इनके पिताजी इन लोगों को प्रोवाइड किया करते थे। उसमें किसी भी तरह कोई कंजूसी नहीं था इनके लाइफ में। इनफैक्ट यहाँ तक कि आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये बात वो बिल्कुल कंफर्म करते हुए कह रहे हैं कि इनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज़्यादा सिक्योर गुजरा। सिक्योर कहने का सेंस ये कि इनके चाइल्डहुड में इनको इमोशनली अटैचमेंट भी बहुत अच्छा मिला, यानी कि इनको अपने पेरेंट्स का और अपने परिवार का प्यार मोहब्बत भी अच्छे से मिला इनको, इमोशनली भी अटैच हुए उनसे, और मटेरियली यानी कि जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स थे तो उन सभी का भी इनका कभी कमी नहीं हुआ बचपन में।
तो होप सो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो जाता है 1939 में, व्हेन आई वॉज 8 years old। और उस समय हमारे APJ अब्दुल कलाम बस 8 साल के होते हैं। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ रीजन्स की वजह से जो कि APJ अब्दुल कलाम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो 8 साल के ही है बस। ए सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। अचानक से जो डिमांड रहता है टैमरिन सीड का वो बढ़ जाता है, यानी कि इमली का बीज का जो डिमांड रहता है तो वही बढ़ जाता है, और उसका जो प्राइस रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। तो अब ये वो टैमरिन सीड्स को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो अपने मॉस्को स्ट्रीट के किसी प्रोविज़न शॉप में वो टैमरिन सीड को बेच भी दिया कर रहे थे। ए डेज कलेक्शंस वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। और दिन भर अगर वो टैमरिन सीड को कलेक्ट किया करते थे तो दिन भर इतना मेहनत करने के बाद उनको वो प्रोविज़न शॉप से, जो कि मॉस्को स्ट्रीट में था यानी कि मस्जिद वाली गली में था रामेश्वरम में, तो 1 अन्ना का उनको कमाई होता था। 1 अन्ना एक तरीके से 6 पैसा का वैल्यू रखता है। ये एक ऐसा ओल्ड कॉइन होता है, इंडियन ओल्ड कॉइन, जो कि 6 पैसा का वर्थ रखता है, वैल्यू रखता है। यानी कि दिन भर हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब जो थे, अगर वो टैमरिन सीड को कलेक्ट किया करते थे, उसको बेचा करते थे कलेक्ट करने के बाद, तो उनको 6 पैसे का फ़ायदा हुआ करता था। माई ब्रदर इन लॉ जैनुलाब्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि। माई ब्रदर इन लॉ यानी कि APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि इनके जो जीजाजी जो थे, जिनका नाम था जैनुलाब्दीन, तो वो इनको स्टोरी सुनाया करते थे वॉर के बारे में। इनके जैनुलाब्दीन जीजाजी जो थे वो इनको स्टोरी सुनाया करते थे, वो भी वर्ल्ड वॉर के बारे में। और वो जो भी स्टोरी सुनाया करते थे तो वो दीनामणि न्यूज़पेपर के हेडलाइन में उनको वो ट्रेस भी किया करते थे कि हाँ, वो सब जो स्टोरीज़ है वो बिल्कुल कैसे अटेम्प्ट हो रहा है। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, लेकिन इनका जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड था, यानी कि अलग था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, तो वॉर का कुछ खास असर इनके रामेश्वरम में नहीं देखने के लिए मिला, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड था इनका टाउन। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन फिर आगे चल करके इंडिया को मजबूरन एलाइड फोर्सेस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन इसके वजह से इंडिया में एक तरीके के स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। वे क्वेश्चन था कि एलाइड फोर्स क्या होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब लड़ा जा रहा था तो इसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो है वो आपस में फ़ाइट कर रहे थे। एक तरफ था एलाइड फोर्स हमारा, दूसरा तरफ था हमारा एक्सिस ग्रुप। एलाइड फोर्स में मेनली हमें UK, USA और रशिया देखने के लिए मिल रहा था, और फ्रांस भी इसमें और ब्रिटेन भी इसमें था। और अगर हम लोग बात करेंगे एक्सिस ग्रुप के बारे में, तो वहाँ पर जर्मनी था, इटली था और हमारा जापान था। तो 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच में आपस में लड़ाई हो रहा था, यानी कि एक तरफ एलाइड फोर्स और दूसरी तरफ एक्सिस फोर्स। एलाइड फोर्स में अमेरिका था हमारा, ब्रिटेन था, फ्रांस था और रशिया था, और जो एक्सिस ग्रुप था वहाँ पर जर्मनी था, इटली था, जापान था। वैसे हम लोग ये सब चीज़ को और अच्छे से डिटेल में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर हम लोग इसे और अच्छे से डील करेंगे। और उस समय के टाइम पर इंडिया जो था वो ब्रिटेन का गुलाम था, और जो ब्रिटेन था तो वो इंडिया को फोर्स करता है कि वो एलाइड ग्रुप को ज्वाइन करे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करे ब्रिटेन को और एलाइड ग्रुप को, जिसके वजह से इंडिया को ना चाहते हुए भी एलाइड ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर इंडिया में एक तरीके का इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि अब इंडिया एक वॉर को ज्वाइन कर रहा है, एक वॉर को वो लड़ने वाला है इस वजह से। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशंस ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। सबसे पहला जो नुकसान रहता है इमरजेंसी का वो ये देखने के लिए मिलता है कि रामेश्वरम के स्टेशन में जो ट्रेन रुका करता था वो रुकना बंद कर दिया, यानी कि वो जो ट्रेन है वो रामेश्वरम में नहीं रुक रहा है। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो जो भी न्यूज़पेपर को वो ट्रेन कैरी किया करता था तो उनको वो बंडल ही बंडल फेंक दिया कर रहा था वो ट्रेन। वो भी कहाँ पर फेंक दिया कर रहा था, रामेश्वरम के स्टेशन के बाद, जब वो रामेश्वरम से धनुषकोडी जा रहा था। तो क्योंकि अब जो ट्रेन है वो रामेश्वरम में रुक रहा नहीं है, तो वो अपने जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म में जब ट्रेन मूव करे तो उसी दौरान वो रामेश्वरम में जो भी न्यूज़पेपर को देना पड़ता तो उनको उन सभी न्यूज़पेपर को वो फेंक दे रहा था। दैट फर्स्ट माई कज़न शमसुद्दीन, अब ये चीज़ इनको कज़न शमसुद्दीन को मजबूर करता है हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स को
डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। क्योंकि अब जो चारों तरफ है न्यूज़पेपर वो रेलवे प्लेटफॉर्म में बिखर चुका है, और इनके जो कज़न थे जिनका नाम था शमसुद्दीन, तो उनका काम ही यही था कि वो न्यूज़पेपर को जा कर के डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे रेलवे प्लेटफॉर्म से ले करके पूरे रामेश्वरम में। शमसुद्दीन को अब एक हेल्पिंग हैंड का ज़रूरत था, और ये जो हेल्पिंग हैंड का जो स्लॉट था यानी कि जो जगह था, तो नेचुरली तौर पे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो फुलफ़िल करते हैं, यानी कि वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ वो मदद करेंगे अपने कज़न शमसुद्दीन का न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करने में, जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म में रामेश्वरम में पूरा फैला हुआ है। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। अब शमसुद्दीन जो है उनको मदद करता है, इनका पहला तनख्वाह इन्हें कमाने में मदद करता है इनका, यानी कि जब ये शमसुद्दीन के लिए काम करते हैं न्यूज़पेपर्स को जब ये कलेक्ट करते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म से जो चारों तरफ बिखरे हुए स्प्रेड रहता है, तो फिर वो इनको उनका जो फर्स्ट वेज रहता है, जो पहला तनख्वाह रहता है, वो भी इनको देता है। हाफ ए सेंचुरी लेटर, और लगभग इस इवेंट के 50 साल बाद भी, आई कैन स्टिल फील द सर्ग ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। इनको बहुत ज़्यादा आज प्राउड फील हो रहा है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना सबसे पहला ये कमाई किए थे, वो भी शमसुद्दीन की मदद से, जो कि इनको काम पे रखा था न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे। होप सो बेसिकली आपको ये जो पूरा स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा, एवरी चाइल्ड इज़ बर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जितने भी बच्चों का जो जन्म होता है तो उनमें इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स उनके पिताजी से उनके अंदर आता है और कुछ कैरेक्टर्स उनके माँ से उनके अंदर आता है, इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। और ये हमारा जो सोसाइटी है तो ये सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हमें समाज में अलग अलग तरीके के लोग देखने के लिए मिलता है, सभी अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक कंडीशन से सब जुड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पर लोग अक्सर एक फैमिली के अंदर इमोशनली भी अटैच रहते हैं एक दूसरे से। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और हम लोग जो रहते हैं, अगर जो हमारे सुप्रीम जो हमारे मोटिवेशन रहते हैं, सुप्रीम पीपल जो रहते हैं, तो वो लोग हायर अथॉरिटी वाले से इंस्पायर भी होते हैं और हम लोग मोटिवेट भी होते हैं, तो ये सभी चीज़ हमारे लाइफ को चेंज करने का काम करता है, डेवलप करने का काम करता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इनके अंदर जो सेल्फ डिसिप्लिन है और जो ऑनेस्टी है, तो ये दो कैरेक्टर जो है वो इनके अंदर इनके पापा से आए हैं। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो देयर माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और ये कहते हैं कि मेरी माँ से इनको अच्छाई के ऊपर विश्वास रखने के समझ को मिला है, और ये बहुत गहरा रूप से दयालु इनके अंदर डीप काइंडनेस है, ये भी कैरेक्टर इनके माँ से ही इनके अंदर आया। और ऐसा बात नहीं है कि ये सब सारा कैरेक्टर्स बस इन्हीं के अंदर आया, बल्कि इनके 3 भाई में और बहन में भी ये सब सारा कैरेक्टर्स इनके माँ और पिता से गया है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, ये बताते कि मेरे बचपन से इनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। एक का नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, और ये सभी लड़के जो थे बहुत कट्टर रूप से हिंदू के ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स्ट अवर सेल्स बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। हम लोग जितने भी लड़के थे हम लोग कभी बचपन से ऐसा फील ही नहीं किया कि हमारा जो धर्म है वो अलग अलग है। हालांकि समाज में चारों तरफ जो है वो अंतर देखने के लिए मिल रहा था हमारे धर्म का, और ये अंतर काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहा था, लेकिन इनको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ तक कि रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। बल्कि जो रामानंद शास्त्री जो था तो ये एक तरीके से बेटा था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का, और ये जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो एक बहुत बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल पे। लेटर फिर बाद में ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। फिर आगे चल करके रामानंद शास्त्री अपने पिताजी का जगह को ले लेता है, यानी कि वो आगे चल करके एक बहुत बड़ा प्राइस्ट बन जाता है रामेश्वरम टेम्पल का। अरविंदर वैन इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदर आगे चल करके बिजनेस में जुड़ जाता है जो कि पिलग्रिम्स के जो कि विज़िट करते हैं, यानी कि वो मुसाफिर जो कि अलग अलग जगहों को विज़िट करते हैं तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट में वो जुड़ गया। एंड द शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज़, और साउदर्न रेलवेज़ में यानी कि इंडिया के साउदर्न पार्ट में जो रेलवे है तो वहाँ का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी कि फूड डिपार्टमेंट को रेगुलेट करने लग गया शिव प्रकाशन। अब हमारा पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी। ये कहते हैं कि एनुअल जो साल में एक बार जब श्री सीताराम
कल्याणम सेरेमनी जब सेलिब्रेट किया जाता था, अवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, तो हमारा फैमिली मदद किया करता था बोट्स को अरेंज करने में, विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। अब इनके फैमिली एक तरीके से जो बोट को सजाया करता था वो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के लिए, जिसमें आइडियल्स यानी कि जो लॉर्ड के जो मूर्ति था उनको रखा जा रहा था, और फिर वो जो मूर्ति है वो मैरिज के साइट तक पहुंचता था हमारे टेम्पल से। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, और वो मैरिज साइट जो था तो वो पॉन्ड के एकदम बीचों बीच था, जिसको हम लोग रामातीर्था कहते थे, विच वॉज नियर अवर हाउस, और ये कहते कि ये जो रामातीर्था था वो हमारे घर के काफ़ी नज़दीक था। Events from the Ramayana and from the life of the prophets were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। ये कहते हैं कि रामायण में जो इतने भी इवेंट्स थे या फिर हमारे प्रॉफिट के लाइफ के जो स्टोरीज थे तो उनको बेड टाइम ये अपनी माँ और दादी से सुना करते थे, यानी कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के बचपना में जब वो सोया करते थे तो इनकी माँ और दादी रामायण की भी कहानी सुनाया करती थी और प्रॉफिट की भी कहानी को सुनाया करती थी। तो होप्स आपको ये 5th पॉइंट एक बार समझ में आ गया होगा। एक बार और हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि साल में एक बार श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस सेरेमनी में एपीजे अब्दुल कलाम का जो फैमिली होता है वो बोट्स को अरेंज करता है, वो बोट्स को स्पेशल वे में डेकोरेट भी करता है, फिर जिसमें आइडियल्स को रखा जाता है यानी कि भगवान की मूर्तियों को रखा जाता है, और फिर वो मूर्ति को टेम्पल से लेकर के मैरिज साइट तक लेकर के जाया जाता है, जो कि पॉन्ड के मिडिल में होता है, जिसको रामातीर्था कहते हैं। फिर यहाँ पर लॉर्ड का एक तरीके से शादी करवाया जाता है, और ये जो रामातीर्थ था तो वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के घर के काफ़ी नज़दीक था। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे तो वो बचपन में रामायण का भी कहानी सुना करते थे और प्रॉफिट का भी अपनी माँ और दादी से सोने के टाइम पर। 6 पॉइंट अब हमारा, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक समय का बात है उस समय एपीजे अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे, एज द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, वो भी रामेश्वरम के सरकारी स्कूल में। ए न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, तो एक नए टीचर जो थे वो क्लास में आते हैं, वो क्लास को ज्वाइन करते एक तरीके से। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, और ये स्कूल कैप पहन करके जाते थे, जो कि ये चीज़ का इंडिकेशन था कि ये मुस्लिम है, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानंदा शास्त्री, और ये हमेशा जो है वो फ्रंट रो में बैठा करते थे, वो भी रामानंदा शास्त्री के साथ। हु वोर द सैक्रेड थ्रेड, और जो रामानंदा शास्त्री जो था वो सैक्रेड थ्रेड को पहना करता था, यानी कि ये भी एक पवित्र टाइप का ट्रेडिशनल क्लोथ जो है वो पहना करता था। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बोर्ड को डेकोरेट किया जा रहा है, जो एनुअल सीताराम कल्याणम सेरेमनी जो हो रहा था उसके लिए। और इसमें कौन इन्वॉल्व था, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम और उनके फैमिली इन्वॉल्व रहते थे। ए न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्राइज सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय, और वो नया टीचर जो है वो ये चीज़ को पचा नहीं पाया अपने पेट में कि एक हिंदू का पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग, यानी कि हमारे सोशल रैंक के अकॉर्डिंग, एज द न्यू टीचर सॉइड, उन्होंने हमें उसी अनुसार देखा। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन ए बैक बेंच, उन्होंने मुझे खड़ा किया और मुझे कहा कि तुम यहाँ पर से उठ करके बैंक बेंच में जा कर के बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, और उतना ही बुरा रामानंदा शास्त्री को भी लगा, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। डाउनकास्ट का मतलब होता है डिप्रेस हो जाना। जब एपीजे अब्दुल कलाम लास्ट रो में जब जा कर के बैठ रहे थे तो इनके जो दोस्त थे रामानंदा शास्त्री वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं जब वो लास्ट रो में जा कर के एपीजे अब्दुल कलाम बैठने लगते हैं। तब द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई स्विफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी, और जब ये आखिरी बार जब ये जाते हुए देखते हैं अपने दोस्त को तो वो यही चीज़ को देखते हैं कि रामानंदा शास्त्री जो है वो रो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों के बीच में कितना ज़्यादा गहरा दोस्ती था, जो कि दो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहे, लेकिन उस चीज़ के बावजूद भी। तो इससे एक सीख भी हमें मिलता है कि हम लोग जितने भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं सभी को एक दूसरे से मिल करके रहना चाहिए, और कभी भी किसी भी तरीके का गलत फैमिली में आ करके एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियंस भी आजकल के टाइम पर लोगों को आपस में भिड़वा रहे, तो इस चीज़ से भी हमें समझ होना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अब हमारा 7th पॉइंट जो है, आफ्टर स्कूल, फिर स्कूल के बाद वी वेंट होम, हम लोग दोनों फिर घर गए।
एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। फिर हम लोगों ने अपने सारा बात जो है वो अपने पेरेंट्स को बता दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि एक नया टीचर इनके क्लास में आया और वो ये चीज़ को अपने पेट में पचा नहीं पाया कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है। और फिर APJ अब्दुल कलाम को वो लास्ट रूम में जाकर के बैठने के लिए ऑर्डर दे दिया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। फिर जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो टीचर को बुलवाते एंड इन अवर प्रेजेंस, और वहाँ पर ये लोग भी प्रेजेंट रहते हैं। टोल्ड द टीचर दैट he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और लक्ष्मण जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री रहते हैं वो एक तरीके से टीचर को डांट लगाते कि तुम्हें इस तरह से इन लोगों के अंदर सोशल इनइक्वालिटी यानी कि समाज में जो असमानता है तो इस चीज़ का जहर नहीं घोलना चाहिए, और कम्युनल इंटॉलरेंस का भी तुम्हें जहर नहीं घोलना चाहिए इन मासूम बच्चों के दिमाग में। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोगाइज और क्वाइट द स्कूल। वो स्ट्रिक्टली पक्षी लक्ष्मण शास्त्री टीचर को कहते हैं कि या तो तुम इन बच्चों से माफ़ी मांगो या तो तुम ये स्कूल को छोड़ करके और हमारे इस आइलैंड यानी कि रामेश्वरम आइलैंड को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। नॉट ओनली द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कॉन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंगर टीचर। वो नए टीचर को सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट यानी कि पछतावा ही फील नहीं होता है उसने जो किया उसके लिए, बल्कि जो बात बोला गया था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बारे में उसका बहुत गहरा प्रभाव जो है तो वो इस नए टीचर के दिमाग में पड़ा, और कहीं ना कहीं जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो उस नए टीचर को बदल दिए, वो उनके माइंडसेट को चेंज करने में कामयाब रहे। तो हम लोग जो है वो आगे पढ़ते हैं। 8th पॉइंट था हमारा, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी कि अगर ओवरऑल बात किया जाए तो ये जो छोटा सा सोसाइटी था रामेश्वरम में वो काफ़ी ज़्यादा सख्त था डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के सेग्रीगेशन के ऊपर। यानी कि यहाँ पर लोग जात पात को ज़्यादा या फिर धर्म को ज़्यादा प्रीफर करते थे और लोग जो थे वो काफ़ी आइसोलेटेड फॉर्म में जीते थे। हावेवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। APJ अब्दुल कलाम बेसिकली बताते हमें यहाँ पर कि इनके जो साइंस टीचर जो थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो एक कट्टर ब्राह्मण फैमिली से वो भी बिलोंग करते थे, लेकिन इनकी जो वाइफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर और अपने रिलीजन और कास्ट को ही बस प्रीफर करे और बाकी सारे कल्चर्स को, ट्रेडिशन, रिलीजन्स को वो नेगलेक्ट करें। और इनकी वाइफ जो थी वो हमेशा कुछ ना कुछ रेबेलियन के बारे में सोचती रहती थी, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा के बारे में बस सोचती रहती थी, कास्ट को लेकर के, धर्म को लेकर के लोगों का। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजली। हमारे जो साइंस टीचर थे APJ अब्दुल कलाम के शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो अपनी तरफ से पूरे कोशिश करते हैं कि लोगों के जो बैकग्राउंड है वो लोग भूल सकें और आपस में मिलजुल करके रह सकें। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी, ये घंटों घंटा APJ अब्दुल कलाम के साथ समय बिताया करते थे। एंड वुड से, और वो कहा करते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। और वो APJ अब्दुल कलाम को कहते थे इनके साइंस टीचर कि कलाम, मैं यही चाहता हूँ कि तुम डेवलप हो जाओ, तुम इतने पढ़े लिखे हो जाओ जितने बड़े बड़े शहरों के जो हायर एजुकेटेड पीपल्स हैं उनके बराबर तुम्हें पहुंचना होगा और तुम्हें अपने लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ों को अचीव करना होगा। तो हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। 9th पॉइंट है हमारा, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक दिन का बात है, इनके साइंस टीचर इन्हें इन्वाइट करते हैं इनके घर पे खाने के लिए, वो भी मील के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। इनकी वाइफ को ये आइडिया बिल्कुल ही पसंद नहीं आता कि एक मुस्लिम लड़का अब इनके घर पे आकर के खाना खाएगा, अगर उसके लिए घर में खाना बनेगा तो एक तरीके से जो रिचुअली प्योर किचन था वो प्रदूषित हो जाएगा, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। ये चीज़ कह करके अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये मना कर देगी कि वो उस मुस्लिम बॉय को खाना को सर्व नहीं करने वाली है। ऐसा भी हमें पहले से ही पता है कि ये जो लेडी है वो काफ़ी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की है। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, वो मना कर देती कि मैं किचन से उस लड़के को जाकर के खाना नहीं दूंगी। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब, परटर्ब का मतलब होता है परेशान होना। शिव सुब्रमण्य अय्यर इनके जो साइंस टीचर रहते हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते ये चीज़ सुन करके। नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, वो अपने वाइफ के ऊपर बिल्कुल गुस्सा भी नहीं करते, बस इंस्टेड, लेकिन इस चीज़ के बजाय सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। वो खुद शिव सुब्रमण्य अय्यर APJ अब्दुल कलाम को खाना सर्व करने लगते हैं और इन्हीं के बगल में बैठ करके इन्हीं के साथ वो अब खाना खाने लग जाते हैं।
हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। ये सभी इंसिडेंट्स इनकी वाइफ जो है वो किचन के डोर के पीछे से खड़ी होकर के देख रही होती है। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रहा है। वो यही बात को सोच रहे कि क्या उसकी वाइफ जो है, उनकी वाइफ जो है एपीजे अब्दुल कलाम की साइंस टीचर की, वो किसी तरह का डिफरेंस को नोटिस कर रही है जो एपीजे अब्दुल कलाम के खाने में होगा, जो पीने में होगा इनके, या फिर खाने के बाद जब फ्लोर को, यानी कि जब खाने के फर्श को जब साफ़ किया जाता है उस चीज़ में होगा क्या। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, और जब मैं इनके घर से निकलने लग गया। शिव सुब्रमण्य आयर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो शिव सुब्रमण्य आयर मुझे फिर से इनविटेशन दिए कि अगले हफ्ते तुम वापस से हमारे घर पे खाने के लिए आना। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन, लेकिन ये इनकी हिचकिचाहट को समझ गए थे। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, और वो कहते कि तुम्हें नाराज़ होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेइंग, और मुझे ये बात कहते, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर तुम एक बार फैसला कर लो कि तुम्हें किसी भी सिस्टम को बदलना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कॉन्फ्रंटेड, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगे और तुमको इस तरह के प्रॉब्लम से लड़ना होगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और जब मैं अगले हफ्ते उनके घर खाना खाने के लिए जाता हूँ। शिव सुब्रमण्य आयर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। तो शिव सुब्रमण्य आयर जो रहती है वो किचन में जाती है और वो इस बार मुझे मना नहीं करी खाने को सर्व करने से, और वो खुद मुझे खाना ला करके सर्व करती है। यानी कि इनकी वाइफ का जो माइंडसेट रहता है वो इस बार चेंज हो जाता है। तो होप्स आपको ये इवेंट जो है वो समझ में आया होगा। इस एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाता है एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और इंडिया का जो आज़ादी है वो बहुत करीब रहता है। इंडियंस वुड बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी ये चीज़ को डिक्लेयर कर देते हैं कि भारतीय ही अब नया भारत को बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। हमारे देश में सभी लोगों के अंदर एक नया ही, एक अजीब टाइप का जोश देखने के लिए मिलता है भारत के लिए। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशंस टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द रामनाथापुरम। तो ये अपने फादर से परमिशन लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि अब ये अपने स्टडी के लिए रामेश्वरम से बाहर जाना चाहते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रामनाथापुरम का अपना आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बेसिकली देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है बीच में, और ये इनके साइंस टीचर हैं जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य आयर, और ये इनकी वो वाइफ है जो शुरुआत में कंजर्वेटिव माइंडसेट की थी, लेकिन बाद में ये खुद सर्व कर रही है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को खाना। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ही होल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी इन्हें ज़ोर से बोलते हुए कहते हैं, अबुल मुझे पता है कि तुम्हें ग्रो करने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। क्या जिस तरह से एक जो सीगुल रहती है जब वो बड़ी हो जाती है तो फिर उसके बाद वो पूरे सन के नीचे वो फ्लाई करती है, वो बहुत ऊंचाई तक वो उड़ती है, अगर अपने नेस्ट को कभी छोड़ती नहीं तो वैसा कभी नहीं कर पाते। यानी कि सीगुल को भी अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए अपने नेस्ट को छोड़ना पड़ता है, तो उस तरह से तुम्हें भी इस शहर को अब छोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ही क्वाटेड खलील गिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर, और वो ये चीज़ को देखते हैं किस तरह से खलील गिब्रान फील कर लेते हैं इनकी माँ की हिचकिचाहट को, क्योंकि माँ का दिल तो माँ का होता है। अब उनका बेटा अगर उनसे दूर जा रहा है भले ही पढ़ाई के लिए, लेकिन उनकी माँ जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है ये सब चीज़ देख करके। और खलील गिब्रान यहाँ पर कहते हैं इनकी माँ को, एपीजे अब्दुल कलाम की माँ को, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, यानी कि जो तुम्हारे बच्चे वो बस तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, यानी कि तुम्हारे जो बच्चे हैं चाहे वो बेटे हो या बेटी हो, वो इस ज़िंदगी के भी बच्चे, और ज़िंदगी उनको बहुत आगे लेकर के अब जाने वाली है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, ये लोग तुमसे आए हैं लेकिन हमेशा ये लोग तुमसे जुड़े हुए नहीं रहेंगे। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, तुम अपने बच्चों को अपना प्यार दे सकती हो लेकिन उनको तुम अपना सोच नहीं दे सकती हो। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि यहाँ पर इनका खुद का अपना माइंडसेट होता है, यानी कि बच्चों का खुद का अपना थाट होता है इस वजह से। तो होप्स आपको ये जो चैप्टर वो अच्छे से समझ में आया होगा। एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो भी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं तो वो विंग्स ऑफ फायर से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ये विंग्स ऑफ फायर एक बुक है जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा गया है। ये खुद अपने बारे में लिखे हैं, अपने ऑटोबायोग्राफी के जैसा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप बेहिचक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। ओके, गुड बाय।